तो समझदारी से काम लो। तो उसकी एक प्रक्रिया समझाई गई, यज्ञ के माध्यम से ही, यज्ञ के माध्यम से शुरू करें हो। तो वो एक हम लोगों ने रामानुजगंज में भी माने विघ्न बना दिया। इस तरह से हम लोगों ने कुछ 4-5 विंग, एक हम लोगों ने कॉमन सिविल कोड पर शुरू किया। कॉमन सिविल कोड अगर नहीं होगा तो ये वर्ग विद्वेष बढ़ता चला जाएगा। वर्ग विद्वेष बढ़ेगा तो नेता मजबूत होगा। फूट डालो और राज्य करो बस। तो जात को जात में लड़ाएगा, धर्म को धर्म में लड़ाएगा, महिला पुरुष सबको लड़ा भिड़ा करके और वर्ग विद्वेष बढ़ाएंगे। तो इसका वर्ग समन्वय होना चाहिए। उसका क्या तरीका होगा? तो उसका एक ही तरीका है, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड पर मैंने सोचा जाए तो एक हम लोगों ने कॉमन सिविल कोड का विंग अलग से चालू कर दिया। एक परिवार सशक्तिकरण का विंग चालू किया, क्योंकि अभी समाज में महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। ये मेरे हिसाब से तो भाई बहुत घातक है, बहुत ही ज्यादा महिला सशक्तिकरण का अभियान। क्योंकि जब आप परिवार की सदस्य हैं तो फिर महिला कहाँ रह गई? या तो माँ हो गई, या बहन हो गई, बेटी हो गई, पत्नी हो गई, जो भी हो गई। तो फिर ये महिला और पुरुष का भेद कहाँ से पैदा हो गया? कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं वो हम लोगों ने रिसर्च किया है कि कहाँ पुरुष गलती किया है और कहाँ महिलाएं अब गलती कर रही हैं, और इन दोनों का समाधान क्या होगा। समाधान भी तो सोचना पड़ेगा, और जो समाधान भी हो वो प्रैक्टिकल हो। केवल अगर सिद्धांत से हम समाधान बता देंगे क्या लाभ होगा? बहुत अच्छा, ताली पीट खत्म हो गया, फिर कल क्या होगा? तो प्रैक्टिकल समाधान होना चाहिए। ये सारा मामला हुआ। तो एक विंग हम लोगों ने इस तरह से बनाया कि एक कॉमन सिविल कोड का होगा, तो एक परिवार सशक्तिकरण का होगा। ऐसे हम लोगों ने 5-6 अलग अलग विंग्स बना करके उनको स्वतंत्र कार्य दे दिया कि आप स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करो, कोई आपका दखल नहीं देगा। आप जो प्रोग्राम रखोगे कहीं भी, और मेरी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप जहां बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, जो विंग वाला बुलाएगा, और नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। और सभी विंग के लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, दखल नहीं देंगे। ये स्वरूप बनाया गया। तो आज जो यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये लोक स्वराज अभियान के निमंत्रण पर मैं हूँ, माने ऋषि जी के निमंत्रण पर, उनकी तरफ से, उस हिसाब से। लेकिन आगे अगर दूसरे विंग वाले बुलाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में एक तरह से अपनी हिस्ट्री बता दी आपको, क्योंकि पहले आपसे जो बात हुई होगी मेरी, वो एक अलग रूप में हुई होगी, अलग तरीके से हुई थी उस समय तर्कों का आदान प्रदान ज़्यादा था। अब मैं अपना नए स्वरूप में आपको अपनी बात बता दिया। अब आप और जो भी पूछेंगे किसी भी विषय में, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, मैंने क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या लिखा है, वो अगर आप पूछेंगे तो वो भी हम आपको बता सकते हैं, कोई भी। तो भाई और क्या किस तरह से और बताना है बताइएगा। मैं तो अपना एक तरह से इतिहास अभी तक बता पाया हूँ। एक चीज पूछनी थी मुझे कि जिस तरह से ये जो धार्मिक विद्वेष बढ़ रहा है देश में, मुसलमान जो है वो एकजुट होकर हल्ला मचा रहे हैं, और जरा सी बात तो वो सड़कों पर आ जाते हैं बड़ी संख्या में। आज भी लाखों लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर बरेली में। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब इस समय हम असहाय हो जाएं या कुछ एक्शन ले, क्या करें? हाँ, अब आप बताइए तो उनका प्रश्न हमको। उनका कहना है कि मुसलमान छोटी छोटी बातों पे एक हो जा रहे हैं, मुसलमान ना, और उपद्रव कर रहे हैं। समाधान क्या है? देखिए, मुसलमान जो है वो मुसलमान 99% मूर्ख है, फॉलो करता है।
उसको दिमाग से कहीं कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान जो है वो विदेशों से संचालित हो रहा है अभी यहाँ पर, ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि संगठन में शक्ति है। तो ये बात मुसलमानों ने समझ लिया है कि संगठन में ताकत है, तो वो अधिक से अधिक संगठित हैं। ये तो तीन बात हो गई, लेकिन एक चौथी बात ये भी है कि मुसलमान सारी दुनिया की नज़र पर आ गया है, केवल हिंदुओं का ही नहीं, सही बात। सारी दुनिया। और थोड़ा सा अगर हम लोग बुद्धि से काम लेंगे तो या तो मुसलमान दबेगा या मरेगा, खत्म हो जाएगा, इस्लाम ही खत्म हो जाएगा, फिर रहेगा ही नहीं आप पे। जैसे कम्युनिज्म बड़ी तेजी से 100 साल में दुनिया भर में बढ़ गया और 25 साल में धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे खत्म हो जाने वाला है एकदम। अब भारत में तो नाम ही नहीं दिख रहा है। मुसलमान भी खत्म हो जाएगा या तो सुधरेगा। और खासकर हम लोग जितना कर सकते थे, देखिए इस्लाम को भारत में स्थापित करने में पंडित नेहरू वोट की लालच में मुसलमानों को अपने साथ जोड़ दिए, वोट की लालच में, और साम्यवाद, ये तीनों एक गुट हुए और एक गुट होकर के इन तीनों ने मिलकर इस्लाम को एक तरफा प्रोत्साहित किया। अब हम लोगों ने लास्ट में, हम लोग हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ है भारत का, हिंदुओं को इकट्ठा किया है मुसलमानों ने। अगर मुसलमान इस तरह गालियां नहीं देता और इतना अगर वो सिर पर नहीं चढ़ता तो हिंदू मार खा के भी चुप रहता। तो ये किया है सब मुसलमानों ने। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद मेरे हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है किसी भी तरह की। ये सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया में दबा दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत भारत से होगी और इसकी शुरुआत कश्मीर से होगी मेरे हिसाब से। कश्मीर में अगर हमने कुचल दिया सांप्रदायिकता को तो सारी दुनिया में, क्योंकि आज तक 1400 साल में मुसलमान कहीं हारा नहीं है। मुसलमानों को ये घमंड है कि खुदा हमारे साथ है। यानी वो अभी इजराइल से नहीं हारे लेबनान में, तो अगर कश्मीर में हार गए, दबा दिए गए, तो इनका मनोबल सारी दुनिया में टूट जाएगा। तो हम लोगों को पूरा नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास करने की जरूरत है। इस समय एक लाइन हो गई है। एक दूसरी लाइन ये है कि हम हिंदुत्व की जो वैज्ञानिक धारणा है उसको हम बाहर नहीं ले जा नहीं पा रहे हैं अभी, हम अपने तक सिकोड़ लिए हैं। तो नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके उनको अपना काम करने दीजिए और हम लोग हिंदुत्व की वास्तविक जो धारणा है, चिंता छोड़ दीजिए अब कि हिंदू बचेगा कि मरेगा कि क्या होगा, वो कर लेंगे मोदी जी, इतना विश्वास है हमको। हम लोग हिंदुत्व की वास्तविक अवधारणा का निर्यात करें दुनिया को। बहुत बढ़िया, यही मूल चीज है। हाँ, लेकिन हो ये रहा है कि हम लोग अपनी धारणा को न निर्यात करके और हम लोग कट्टरता की ओर जाने के तरफ सोचने लग जा रहे हैं। कितना अच्छा मोहन भागवत की लाइन पिछले 2 साल में जो चल रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी ठीक लाइन है। मोदी जी की भी और मोहन भागवत की भी ठीक लाइन है एकदम। और हम लोग अभी कम से कम हम लोगों का जो संस्थान है वो दुनिया में 5-10 ऐसी बातें प्रस्तुत कर देगा कि जो दुनिया के लिए नई है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दुनिया में अभी तक यह बात क्लियर नहीं हुई है कि अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक में क्या फर्क है। कोई आप नहीं बता सकते हैं। मैं आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। मैं वकालत करती हूँ आपकी इस बात से, मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करती हूँ।
और अपनी कचहरी में मैं आर्गुमेंट में भी ये बात कहती अच्छा, फेसबुक वगैरह में हाँ आपका हमारे घर भी आए थे। क्या नाम बताइए? आप बहन जी हैं, मणि मित्तल हैं, एडवोकेट हैं, और कह रही हैं कि आपकी इस बात को वो मानती हैं और अपना कोर्ट में जब जाती हैं हाँ। तो इस आर्गुमेंट को रखती अब आप सोचिए, तीनों बिल्कुल अलग अलग है, क्राइम, इलीगल, इमोरल, लेकिन सरकार ने तीनों को एक कर दिया। और सरकार ने कहाँ एक कर दिया? पश्चिम ने एक कर दिया। तो पश्चिम का तो हम आंख बंद करके नकल कर रहे हैं। आज भी तीनों एक है। अगर लोगों से पूछा जाए कि बताइए समाज में कितने लोग गड़बड़ हैं, 2 नंबर के कितने आदमी हैं, तो कहेंगे 99%। ठीक है भाई। और अच्छा, क्रिमिनल्स कितने हैं, तो कहेंगे 1.5%। तो क्रिमिनल में और इसमें अंतर क्या आया 2 नंबर में? तो दोनों एक है। अरे तो दोनों एक है तो फिर 99 और 1 कैसे हो गया? या तो कह कि 99 है या कहे 1 है, तो कहेंगे ना क्रिमिनल तो कम है। यार तो दोनों का अंतर बताओ ना। बहुत जी, आप कहते जो आपने अनुसंधान किया है, परिवार के लिए आपने क्या कुछ सोचा कि परिवार कैसे से जुड़ रहा? वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अब जैसे आपको एक बात बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन क्या होती है, ये आप कहीं नहीं पढ़ा होगा नहीं। तो हम लोग बैठे, मैं, राम बहादुर राय और सुभाष कश्यप, तीनों नोएडा में बैठे, और करीब 100 लोग हमारे देश भर के लोग थे, और रामवीर जी रिकॉर्ड करने वाले। 2 घंटा इन्होंने रिकॉर्ड किया पूरा। संविधान की परिभाषा ही नहीं बता सके, न राम बहादुर राय बता सके, न वो बता सके, सुभाष कश्यप बता सके कि संविधान माने क्या। संविधान एक जैसा कानून, ये सब परिभाषाएं गलत हैं, और कहीं आपको गूगल में भी नहीं मिलेगी। तो संविधान की परिभाषा मैंने बताई, तो बोले ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो हमको लिखा हुआ ही होता तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ती? तो हमें लिखा हुआ ही था आपके पास। तो अब इस तरह की कई चीजें हैं, एक दो नहीं। जैसे आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट तो हम सुनते हैं रोज, संविधान में भी है, सब गड़बड़ है। फंडामेंटल राइट की डिफिनीशन हम लोग बनाए हैं, तो इस तरह से हम लोग बनाए हैं, और दुनिया को हम लोग बताएंगे कि यही सही है। तो देखो, या तो तुम कहो कि गलत है, बताओ इसकी जगह। ये जब हम निर्यात करने लग जाएंगे विचारों का, तब आपके हिंदू संस्कृति का महत्व बढ़ेगा कि ये बात भारत से आ रही है। अभी तक क्या है, आंख बंद करके नकल है एकदम, हर मामले में, किसी भी मामले में। ये हम लोगों को इस दिशा में कुछ बढ़ना चाहिए। अब छोड़ दीजिए, मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की एक चिंता कीजिए बस, कि अपनी सरकार हमारी मजबूत रहे, बस इतना कर लीजिए, और बाकी सब अपना हम लोग अपना करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनोबल टूट रहा है इन लोगों का धीरे धीरे। ये तो इनका मनोबल तो टूट जाता अब तक, अगर मैंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, ये लोग अगर इनका मनोबल नहीं बना के रखते तो टूट जाता अब तक। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। आपने पूछा परिवार व्यवस्था के बारे में। परिवार व्यवस्था में हम लोगों ने अपने परिवार में एक बदलाव किया, और वो बदलाव ये किया कि हम लोगों ने अपने परिवार को ये मान लिया कि हमारा परिवार जॉइंट फैमिली है। मतलब जॉइंट फैमिली का मतलब ये हुआ कि परिवार के जो भी सदस्य हैं, अच्छा आप प्रेमजीत सरोही जी, प्रेमजीत सरोही, हाँ वही मैं अब मैं पहचान पाया आपको। इसको देखा ना, इसको देखा तब मैं पहचान पाया कि आप प्रेमजीत जी हैं। तुमको देखा तो एक ख्याल आया। और एक बात और आपको बता दूं कि हम लोग तो ऋषिकेश में ठीक ठाक थे, एकदम संतुष्ट। ये एक दिन आए,
एक दिन आकर कहे कि मुनि जी आप ये ऋषिकेश में ऐसे ही बिना मतलब के मर जाइएगा, कहाँ कोई सुनने उनने वाला नहीं है। तो क्या क्या करें, तो इन्होंने सलाह दिया कि बनारस चलिए। आपने हमको सलाह दिया था। अच्छा, किसी और ने दिया होगा। आप क्या बताए थे उस समय? नहीं, मैं तो बात करने के लिए कहा था, आप बीमार पड़ गए तो बस इतना ही हुआ। हाँ, उसी समय आपने कहा। तो खैर, आपने ये कहा कि फिर आप बताए कि मैं भी जा रहा हूँ बनारस। नहीं, किसी और का होगा। तो आप बनारस नहीं गए? तो किसी और ने कहा होगा, आपको ऐसे ही याद रहेगा। अच्छा चलिए, खैर जो भी होगी वो कोई खास बात नहीं। तो आप तो ऋषिकेश में 15 दिन भी आए थे। हाँ, आए रोजाना आए। तो ठीक है, चलिए खैर। तो परिवार के बारे में हम लोगों ने ये बदलाव किया अपने परिवार में कि हमारा परिवार जॉइंट होगा। तो उसमें दो बातें परिवार में हम लोगों के यहाँ बनी, तय हुई कि प्रॉपर्टी जॉइंट होगी, किसी की नहीं होगी, एक, और स्वतंत्रता जॉइंट होगी सबकी। परिवार का अगर कोई सदस्य जरा भी मनमानी करेगा, जरा सा भी, तो हम परिवार से निकाल देंगे, एक, और निकालते समय उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा देंगे, दे देंगे बराबर, क्योंकि प्रॉपर्टी सबकी जॉइंट और स्वतंत्रता जॉइंट। अगर कोई मान लीजिए कोई, अभी क्या है कि महिलाओं के बारे में प्रॉपर्टी में कोई बहुत तरह के है, अर्जा दो, खर्चा दो, कोर्ट जाओ, ऐसे करो वैसे करो। हम लोग क्या है ना, हमारे परिवार में नहीं। हमारे परिवार में ये है, सबको बराबर का हिस्सा होगा। कोई औरत है वो कहती है कि हम नहीं रहना चाहते हैं घर में, ये अपना हिस्सा लो, जाओ। ये हम लोगों ने अपने परिवार में कर दिया। 60 साल से हमारा परिवार तो ठीक है। जो प्रॉपर्टी बाबूजी आपके नाम थी पहले, तो वो भी आप कुछ नहीं, उस बच्चों के नाम किसी के नाम से होगी, सब ज्वाइंट होगा। उसे चेंज करा दिया आपने? हाँ। उसकी पावर चेंज? नहीं, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। एक केवल पहले तो हम लोग का जबानी था, कागज में लिखा हुआ, सादे कागज में। अब हम लोगों ने उसको ये कर दिया, माने उसको डॉक्यूमेंट बना दिया। डॉक्यूमेंट कर दिया। हाँ, तो जो भी है वो सबका है। कि सबकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट होगी। लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो बटेगी कब? जब अगर आपको अलग होना होगा तभी मिलेगी, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं। जैसे घर में मान लीजिए कोई एक लड़की है, वो कहे हमको मोबाइल चाहिए, एक पत्नी है वो कहे हमको मंदिर जाना है, और हम लोगों ने कह दिया नहीं जाना है मंदिर, तो आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब आपने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगी मंदिर, तो अपना हिस्सा लो, जाओ, बस। और मेरा एक प्रश्न है, आपकी महिला सशक्तिकरण मैं पूछने घातक वाली थी, है। आपने ले लिया कि वो पूछने वाली थी वो कैसे घातक है। हमारे बीच में रिजवाना जी आई हुई। रिजवान जी, रिजवाना जी हाँ, क्या दास्तान प्रैक्टिस। प्रश्न बताइए। हाँ। वो पूछ रहे थे कि महिला सशक्तिकरण को आपने घातक क्यों कहा? वो आपका बिल्कुल उचित प्रश्न है। देखिए, हम लोग जो परिवार कंपटीशन कर रहा है अन्य परिवारों से, कंपटीशन परिवार कर रहा है, व्यक्ति नहीं। अभी तक जो समाज में दिख रहा है इसमें व्यक्ति कंपटीशन कर रहा है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति कंपटीशन नहीं करेगा, परिवार कंपटीशन कर रहा है, ज्वाइंट। तो परिवार एक तरह से उसको आप 3 पैर की दौड़ मानिए, या 9 लोग कबड्डी खेल रहे हैं किसी भी तरह से। तो जो अगर कबड्डी खेल रहे हैं या उसको 3 पैर की दौड़ भी मान लीजिए, तो 3 पैर की दौड़ में महिला मजबूत हो कि पुरुष मजबूत हो, ये वो दोनों मिलकर तय करेंगे कि बाहर वाले तय करेंगे। दौड़ है 3 पैर की है, तो अगर महिला कमजोर है मान लीजिए, तो पुरुष भी हार जाएगा, क्योंकि दौड़ तो तीनों को बांध करके है। जब पैर बंधे हुए हैं दोनों के, तो महिला कमजोर होगी तो पुरुष भी हार गया।
और अगर पुरुष कमजोर हो गया महिला से तो महिला भी हार गई, भी हार जाएंगे। तो हारेगा परिवार। तो फिर क्यों महिला सशक्तिकरण की परिवार चिंता करे? भाऊजी अगर परिवार निर्णय करे इस बात का कि महिला को सशक्त होना है कि पुरुष को सशक्त होना है। ये चिंता निर्णय, अंतिम निर्णय परिवार को करना चाहिए, बाहर से नहीं। हाँ, अब आपका क्या है इसमें बताइए। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जब अगर परिवार में आप भी जानते हैं कि हमारे पहले से परिवार में महिला को बहुत बड़ी ऊंची दर्जा दिया गया था। ठीक है। पहले आपने कहा ना कि परिवार का भी नीचे आ रहा है। हाँ, ठीक है। धीरे धीरे एक स्थिति आ गई थी एक में कि महिला को एकदम किनारे करके पुरुष महान प्रदेश देश और परिवार सब कुछ हुई है पुरुष गलती, महान हो तो गया। ये बिल्कुल सही तो है। उस गलती को सुधारने के लिए उस या तो परिवार सोचे महिला के बारे में, अगर परिवार सारे सब एक तरह के बन गए, पुरुष महान बन गया है, तो फिर किसको आगे आना चाहिए वो कौन? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अब कोई भी आगे नहीं, ये लड़ाई करते हैं। सबको ज्वाइंट कर दीजिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपका कहना है कि ज्वाइंट नहीं, महिला आगे, मान लीजिए। नहीं, हाँ, हमारा ये कहना है कि जो ऐसा पलड़ा हो गया था, इस पलड़े को ऐसे ले आइए बराबर। तो कहा तो मैं और क्या कहा? मैं भी ये कहा कि प्रॉपर्टी सबकी बराबर। हाँ, वो आप एक बात। दूसरी बात कि परिवार का मुखिया जो चुना जाएगा हमारे घर में, तो सब लोग, पूरे लोग बैठकर चुनते हैं, परिवार का मुखिया भी। और परिवार के निर्णय में सबकी बराबर भागीदारी है, सबकी। एक बात आप सोचिए, आपने 1 रुपये का लॉटरी टिकट ले लिया, अपने नाम से ले लिया, पैसा तो घर से लग गया, टिकट आ गई, पैसा आ गया, किसका होगा? परिवार का और कायदे में तो फिर तो कानून के मुताबिक तो वो नहीं देगा। अगर नहीं दे रहा है, हाँ, तो आप क्या करेंगे? झगड़ा हो जाएगा। फिर वही परिवार की आपके रचना। पास क्या है अधिकार? वर्तमान कानून में क्या है? मतलब कोई नहीं है। वो लॉटरी टिकट वाला नहीं देगा पैसा। क्या ये कानून आप इसी तरह चलाना चाहते हैं? व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, परिवार की संपत्ति। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो है ना मुनि जी, इन्होंने हाँ, तो बनाया हो सकता है उसके अनुसार। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो कानून में बनाई गई है। हाँ, तो लगभग आप जो बात कह रहे हैं वो मिलती जुलती है उससे। कुछ वैसा ही है, जी। बट वो उससे थोड़ा हम लोगों का थोड़ा और एडवांस। एक बात और बताइए, मेरे अपने घर में मेरे एक लड़के के तो कुल मिला के 8 हैं, लड़के कमाने खाने वाले सब 8 हैं। एक लड़के के 5 हैं, एक लड़का अकेला है, उसकी औरत चली गई, मान लीजिए, अकेला है, कोई बच्चे नहीं है। वर्तमान कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी अगर बटेगी तो 3 भाग में बटेगी। क्या ये न्याय संगत है? ये काम कर रहे हैं 8 लोग और वो है अकेला, और बटेगा तो बराबर। ये गलत है ना। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। एक बात और बताइए कि मैं जमीन खरीदा था बचपन में, बाद में हमारे लड़के हो गए, कमाए तो सब लड़के, मैं तो देखिए जीवन में खर्च ही खर्च किया हूँ। जमीन तो खरीद लिया लेकिन खर्च, मैं तो खर्च ही किया हूँ पूरे जीवन में, कुछ नहीं कमाया हूँ मैं यार। कमाए तो लड़के, लड़कों ने कमा के मकान बना दिया, मैं कह दूं कि निकल जाओ, क्या ये उचित होगा? लेकिन कानून के मुताबिक तो मैं निकाल दूंगा उनको। जमीन आपकी, कमा के वो घर बनाए हैं, जमीन केवल मेरे नाम से है, ये उचित नहीं है। इसलिए ये जो कानून है ये सारे रद्दी हैं। महिलाओं को पहले ये तय करना पड़ेगा, साफ तय करिए बैठ करके कि आपको समान अधिकार चाहिए कि विशेष अधिकार चाहिए। विशेष समानता तो हाँ, तो फिर आप तो समान हम देने को तैयार हैं, विशेष वही नहीं मिल रहा। लेकिन नहीं तो नहीं मिल रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना
कि आप समान अधिकार की मांग करिए, विशेष अधिकार की मांग क्यों कर रहे हैं? एक ही मांग होगी ना। आप सीधा कहिए कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, सबका अधिकार बराबर, विशेष अधिकार खत्म, महिला और पुरुष का भेद खत्म कर दीजिए, एकदम सबके अधिकार बराबर कर दीजिए, तो हम सहमत हैं। लेकिन हमको विशेष अधिकार चाहिए। उसका जवाब विशेष अधिकार चाहिए माने कोई ये लूट है क्या कि अब हम महिला हैं तो हम अब दबा देंगे, हमको बहुत दिन दबा के रखा गया, अब हमारी बारी है दबाने की, ये नहीं चलेगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण का जो नारा लगाने वाले हैं, इन लोगों को घर में मत घुसने दीजिए, परिवार को बर्बाद करेंगे। सर, महिला सशक्तिकरण का कहीं भी उद्देश्य जहाँ तक मैं समझती हूँ ये विशेष नहीं है, ये समानता है। तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि समाज ऐसे चला गया था, तो आप ये नारा ही बंद कर दीजिए महिला सशक्तिकरण। आप ये कहिए कि समान, महिला पुरुष समान, समानता के लिए बस कोई तो क्या दिक्कत है? नहीं, महिला सशक्तिकरण समान, हमारा ये कहना है कि महिला पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए और सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। हम एकदम सहमत हैं। यही तो कानून लेकर के आया हम एकदम, हाँ तो ये लाइए ना कानून आ गया ना कि अब बेटी को भी नहीं आया है, आ गया सर। कहाँ आया है आपको कहाँ पता है? तो बीच में कहना चाहती हूँ, हाँ, जैसे विवाह विच्छेद हो रहे हैं, बहुत बढ़ गए, तो एक आई समस्या दहेज की, बड़ा दहेज का बवाल हुआ, 10-15 साल दहेज का बवाल चलता रहा 10-15 साल। अब आ रही है आवाज़ ठीक? आपको ठीक आ रही है मुनीष जी आवाज़? ठीक आ रही है मेरी आवाज़? चलिए बता देंगे। अच्छा, और उसमें जो प्रैक्टिकल बात कहना चाह रही हूँ मैं, जो मुकदमे आते हैं विवाह विच्छेद के, तो उसने अगर सुई भी दी हो तो लड़की कहती है तो मेरे पिता ने दहेज दिया था, तो वो सुई तक उठा के ले जाएगी सारा इकट्ठा करके सामान अपना। और जो पुरुष की ओर से, वर की ओर से वधू को सामान चढ़ाया गया, वो उसका स्त्री धन हो गया, वो सारा जेवर भी वो ले जाएगी। और उसमें उसको और क्या अधिकार दे दिया कि हाँ जी क्या हो गया का। मैं बहुत कई मायनों में विरोध कैसे करती हूँ, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ, जो लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं, घर का काम तो करेंगी नहीं सशक्तिकरण के नाम पे, परिवार में बहू बेटी नहीं बनेंगी, बेटी बन के माँ को कभी चाय बना के नहीं पिलाई क्या? जो सास को चाय पिलाने में नौकर हो जाती हैं या खाना बनाने में नौकर हो जाती हैं, सशक्तिकरण वहाँ पे हार्म कर रहा है, परिवार को उस तरह से तोड़ रहा है। बेटी बना के देगी चाय तो बहू बना के नहीं देगी क्या? आगे बात स्त्री धन की बात मैं कह ही चुकी। सशक्तिकरण के नाम पे क्या हो रहा है, आज मैं नौकरी करती हूँ तो घर का काम मैं नहीं करूँगी, पति मेरे साथ बराबर काम करे, पर चूंकि मैं उस परंपरा को मानती हूँ कि पति घर का खर्च चलाए, अच्छा, मैं अपनी तनख्वाह घर में नहीं खर्च करूँगी, ये सशक्तिकरण नहीं। मैं इसके विरोध। एक बात और बता दूं, आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि पुरुष बलात्कार करते हैं, आम तौर पर बात भी सही, भाई करते तो पुरुष ही हैं बलात्कार। एक बात, कुल मिलाकर हम लोगों ने जब सर्वे किया तो करीब करीब कुल आबादी में 1% पुरुष बलात्कार करते हुए, 1% से ज्यादा नहीं है। लेकिन 25% महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं घरों में, 25% सशक्तिकरण के नाम पे। और मैं आपको और बताऊं कि ये जो महिलाएं ब्लैकमेल भी करती हैं, एक रात का एक महिला अगर पुरुष जरा सा कमजोर पड़ गया तो एक रात का 2 घंटे का 1 लाख रुपया ले लेंगी। और महिला सशक्तिकरण भी चाहिए उनको, एक रात का 2 लाख रुपया भी ले लेंगे और महिला सशक्तिकरण का नारा, ये सब बिना मतलब की बात है। सबको समान अधिकार दे दीजिए, महिला पुरुष का भेद खत्म, एकदम कोई जरूरत नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। और परिवार सशक्त करिए। चलिए विषय और बदलिएगा, एक ही विषय ना रह जाए। एक मैं जानना चाहता था लोक स्वराज की अवधारणा से आप क्या तात्पर्य है, डिस्क्राइब कैसे करें? लोक स्वराज का, लोक स्वराज को स्पष्ट कर दीजिए। लोक स्वराज का ना, बिल्कुल यही तो मेन विषय तो यही है, जो मेन विषय है। हम लोग अभी तक तो मान लीजिए कि उसमें थे भूमिका में। लोक स्वराज्य, तो लोक स्वराज्य यानी क्या, ये मोटी बात ये है।
लोक स्वराज्य और बाकी जो लोकतंत्र है, इन दोनों में अंतर है। तो लोक स्वराज्य में एक तो ये होगा कि संविधान तंत्र से मुक्त होगा, तंत्र का गुलाम नहीं होगा संविधान। संविधान होगा, देखिए, सबसे ऊपर होगा लोक, लोक के नीचे हुआ संविधान, और संविधान के नीचे तंत्र, तंत्र के नीचे कानून, और कानून के नीचे व्यक्ति। दिक्कत ये आ रही है अभी कि व्यक्ति के ऊपर तो सरकार हो गई, ठीक है, लेकिन सरकार के ऊपर समाज नहीं है। अभी समाज की कोई अवधारणा ही नहीं है। लोक माने समाज, उसकी कोई अवधारणा अभी नहीं है। तो संविधान भी तंत्र ही बना रहा है और तंत्र ही संविधान को फॉलो कर रहा है। हम लोगों का कहना है कि जैसे अब आपको बताएं, हमारे परिवार में 15 लोग हैं, 15 लोगों ने बैठ करके एक मुखिया चुन दिया और मुखिया को पावर दे दिया। ये जो मुखिया बन गया वो हर 15 आदमी का है, उसका ये अधिकार है। लेकिन अगर 15 लोग इकट्ठे बैठ जाएं तो मुखिया को आदेश मानना पड़ेगा 15 लोगों का। ये है लोक स्वराज्य। और वर्तमान में क्या हो रहा है कि क्या दिया, वो तो पेट से निकल के आ गया, घर से ही, घर में ही, तो वो तो माँ के पेट से निकल के आ गया, मुखिया हो गया। अब मुखिया को बदलने का, नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है घर में। मुखिया जो भी करे वो करे, गलत सही जो भी करे। जबकि होना ये चाहिए कि हमारा परिवार अगर 15 लोगों का है तो 15 लोग मिलकर जो निर्णय करेंगे वो मुखिया को मानना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समस्या खत्म हो जाएगी, तो सारी समस्या आपकी रुक जाएगी। हाँ, ये हुआ लोक स्वराज्य। पहली बात कि संविधान तंत्र की गुलामी से मुक्त होगा, एक। दूसरा लोक स्वराज्य की जो परिभाषा है वो है कि पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होगी, सहभागी लोकतंत्र होगा। अब सहभागी लोक है दोनों में। अभी वर्तमान में सरकार जो आदेश देती है वो आदेश परिवार को मान। और आपको एक बात बता दें कि किसी को भारत में कोई ऐसा काम नहीं है जिस संबंध में सरकार आदेश न दे सके, क्योंकि संविधान ही गुलाम है। हम लोग के लोक स्वराज्य प्रणाली में परिवार पूरी तरह स्वतंत्र होगा पारिवारिक मामलों में, गांव स्वतंत्र होगा गांव संबंधी मामलों में, जिला स्वतंत्र होगा जिला संबंधी, प्रदेश और केंद्र स्वतंत्र होगा केंद्र संबंधी मामलों में। सरकार के जिम्मे में से और न्याय, बाकी काम सरकार के जिम्मे में नहीं रहेगा। अब आप पूछेंगे रेल कौन चलाएगा? केंद्र सभा चलाएगी, केंद्र सभा चलाएगी। जैसे हमने परिवार से ऊपर गांव हो गया, गांव के ऊपर जिला हो गया, जिले के ऊपर प्रदेश हो गया, प्रदेश के ऊपर केंद्र सभा हो गई, वो समाज की होगी। तो रेल चलाना है कि नहीं चलाना है ये सभा जाने, सरकार का काम नहीं है। जी, एक सवाल मेरा है। हाँ, रिकॉर्ड। जैसे आप एक विजन दे रहे हैं लोगों को, जैसे आप एक विजन दे रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, और ऐसे सही है और ऐसे गलत है, एक तरीका लोगों को बता रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कम से कम 10-15 तरीके कम से कम भारत में चल रहे हैं। माने 10-15 जगह से लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, हाँ, विजन बता रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग उनसे जुड़ जा रहे हैं, कुछ लोग आपसे जुड़ जा रहे हैं, कुछ लोग किसी और से जुड़ जा रहे हैं, ऐसे 12, 15, 20 जगह बढ़ जा रहे हैं सारे लोग जो भी जुड़ जा रहे हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, है ना। तो वो जो इसके लिए भी आपके पास क्या प्रावधान है? कुछ नहीं,
नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। नहीं है तो नहीं, मेरे पास इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, सवाल तो सुन लीजिए पहले। हाँ। हाँ जी, माने ऐसा क्या प्रावधान है, क्योंकि कोई एक चीज़ पर अधिकतम लोग जोर लगाएंगे तो उसके आने की संभावना रहती है। अगर 1-1, 2-2%, 4-4% जनता में जोर लगाएंगे तो मौजूदा जो सिस्टम है उसको सुपरसीड नहीं कर पाएंगे, लाइक जनता के हिसाब तो से। देखिए मेरे पास तो इसका ऐसा कोई आपके तरीका पास क्या नहीं है। मेरे पास तो ये है कि 15 लोगों का अपना विजन है, 15 लोग अपनी बात सबके बीच में बता दें और लोग अपना सोचें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर मेरे विजन में यदि दम होगा तो 14 लोग अपने आप किनारे हो जाएंगे, और अगर मेरे विजन में दम नहीं होगा, क्योंकि हम ये ना माने कि जो 100 लोग बैठे हैं सुनने वाले 15 लोगों की बात, ये 100 के 100 मूर्ख हैं, ये मानने की जरूरत नहीं है। हम तो ये माने कि 100 लोग समझ रहे हैं। तो 15 की बात सुनने दीजिए लोगों को, और सुनने के बाद लोग तय करें कि हमको किस लाइन में जाना है। नहीं, मैं तो इस स्वतंत्रता को देने का पक्षधर हूँ। नहीं, जैसा कि आपने बताया था कि बुद्धिमान वाले लोग हैं वो हर जगह लाभ के हिसाब से जुड़ते हैं। ठीक, वो तो हर जगह अपने लाभ के हिसाब से जुड़ेंगे, आपके पास या कहीं के भी पास। जो भावना प्रधान आदमी है वो जिससे जुड़ गए सो जुड़ गए, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या है। अब वो सबका सुनते भी नहीं है। आपसे जुड़ गए, अब वो किसी और का नहीं सुनेंगे, किसी और से जुड़ गए वो आपका नहीं सुनेंगे। तो इसका क्या प्रावधान है आपके पास? जी जी, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो एक ही है केवल, कि मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि शराफत छोड़ो, समझदार बनाओ, भावनाओं से काम निर्णय मत करो, थोड़ा सा उसमें बुद्धि भी लगाओ, बस इतना। एक लाइन मैं समझा रहा हूँ कि भावनाओं में ज्यादा मत बहो, मतलब ज्ञान यज्ञ करो। हाँ, यही है ज्ञान यज्ञ। तो भावनाओं में मत बहो, थोड़ा थोड़ा तर्क करने की आदत डालो, बस। हाँ बताइए। जी बोल रहे हैं कि जो सबसे बेहतर लगेगा, अगर विचार करने की जरूरत है, अगर ये विचार श्रेष्ठ है तो लोग इसी के पीछे चलेंगे, लेकिन कोई अगर दूसरा विचार श्रेष्ठ है तो उधर चले जाएंगे। लेकिन कभी ना कभी प्राकृतिक दृष्टिकोण नहीं, ये मतलब नहीं, मैं आपको एक बात और बता ये काम ये 15 लोग क्यों नहीं करते हैं? इस बात को आपस में बैठ आपको के और बता दूं कि लोग यदि 15 लोगों की बात सुन रहे हैं तो हमको कोई उससे दिक्कत कष्ट नहीं है, और मैं उनको उन 14 के खिलाफ में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं अपनी बात बता दिया। मैं ये चाहूंगा कि आप सबकी सुनिए ना, और सबकी सुनिए और आप स्वतः निर्णय करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी बात सही है कि उनकी गलत है, हमको क्या जरूरत है किसी की गलत। नहीं, आप 15 लोग एक साथ बैठकर ये पहल आप लोग क्यों नहीं करते हैं? लोगों से पहल कराना चाहते हैं अपने से। हम अपना कर रहे हैं। मैं पूछ रहा था ठीक है। कि इतने विशाल देश में सभी लोगों की राय कैसे ली जा सकती है किसी विषय? तो आपने अभी श्री बजरंग मुनि जी की चर्चा सुनी, और वो उनका जो आइडिया है और उनका जो चिंतन है समाज के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, वो अपना इसमें बता रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया था उनके निमंत्रण पर, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी 2-3 घंटे जो है इस पर अपना विचार रखा, और वहाँ कुछ लोगों ने सवाल पूछे। ज़्यादातर तो मोनोलॉग ही रहा, ज़्यादातर तो बजरंग मुनि जी ही अपनी तरफ से अपने जीवन की और उन्होंने जो प्रयास किए या जो समझते हैं वो सारी बातें वो संक्षिप्त में बता रहे थे। तो उसी में हमें ये यहाँ समझना होगा। मुझे वहाँ ये सब रिकॉर्ड करने का अवसर मिला तो मैंने वहाँ ये सब रिकॉर्ड कर लिया, और आपके सामने एक एक करके इसका क्रम से मैं आपको रख रहा हूँ, ताकि उनका जो विचार है वो आपको समझ में आ जाए। और उसका एक भाग हो चुका है, ये दूसरा भाग है। तो एक भाग का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप पहला भाग देख सकते हैं। ये दूसरा भाग है, तो शायद चार भाग के आसपास इनका आए, 4 या 5 भाग में इनका पूरा आप अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे। तो इसमें अब आप देखेंगे कि और
ये सारी समीक्षा मुझे क्यों करनी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि वो उनकी उम्र अब बहुत हो गई है और वो अब ऊंचा भी सुनते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये समझ ही आ रहा होगा कि जब कोई उनसे कुछ सवाल पूछता है तो नज़दीकी बैठे आदमी को उनके पास, कान के पास में जो है, मतलब उतना ज़्यादा पास नहीं, लेकिन ज़ोर से बोलना पड़ता है तब उन्हें समझ में आता है क्या हुआ। थोड़ा सा दूर की आवाज़ वो नहीं सुन पाते। तो अब उनसे चर्चा करना उस तरह से उतना संभव भी नहीं है। और 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने उनसे ओपन मंच की तरफ कहा था, अम्मी जान खांसो मत, अम्मी मैं कहा खांसो मत ठीक है। तो मैंने उनसे चर्चा करने के लिए कहा था, तो तब उन्होंने जो है किन्हीं अपने स्वयं के कारणों से चर्चा को अनुमति नहीं दी। और बाद में भी मैंने उन्हें कहा कि ओपन मंच पर आप आके रखिए अपनी बात, तो ऑनलाइन, तो उन्होंने उसको भी नहीं लिया। अब वो काफ़ी उम्र उनकी हो भी चुकी है, 84 साल के ऊपर हैं, तो अब उनसे उतनी अपेक्षा भी नहीं है। फिर भी उनका आइडिया है, उन्होंने किताबें उस पर कई लिखी हैं और अब उन्होंने वो जो उसके प्रभाग बना दिए हैं और वो कई दूसरे लोगों को सौंप दिए हैं। तो अब आप उनका ये आइडिया समझ सकें कि कितना ठीक है, कितना गलत है, कहाँ ठीक है, कहाँ पे उसमें विरोधाभास है वगैरह वगैरह, तो वो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ जी। तो इसमें जैसे बजरंग मुनि जी शुरू में ही बोल रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं, और कॉमन सिविल कोड का इनका थोड़ा सा मतलब अलग है वो आज वाला नहीं है जैसा आप आज का समझते हैं। इनका कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि सामाजिक जो नियम हैं वो स्त्री और पुरुष के लिए एक समान हो, मतलब सभी के लिए एक समान हो, है ना, वो कोई भी हो। कॉमन सिविल कोड का मतलब इनका ये है। वहाँ पे किन्हीं की कोई विशेष स्थितियाँ, किन्हीं की कोई विशेष चीज़, विशेष परिस्थितियाँ, और उन सबको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और उसमें भी आगे जाके एक दो उनके विरोधाभास भी हैं, जैसे आप देखेंगे, आप पाएंगे उसको। जैसे वो कहते हैं कि भाई परिवार का सशक्तिकरण होना चाहिए। परिवार जो है वो अभी आज की व्यवस्था में बहुत कमज़ोर है। कैसे कमज़ोर है कि परिवार पर भी वो सारे नियम लागू होते हैं जो कि व्यवस्था में, माने व्यवस्था किसी भी परिवार के ऊपर कोई भी अंकुश कर सकती है अभी आज की जो व्यवस्था है। माने वो कुछ भी ऐसा बोल सकती है कि वो घर से किसी को उठा के ले जाए, कुछ कर ले, इस तरह की बात है। हालांकि ये अंडरस्टूड ही है, आज भी देखें कि अगर घर में से कोई बाहर रिपोर्ट लिखाने नहीं जाएगा तब तो कोई पुलिस और कोई आएगी नहीं। जब कोई घर से जाता है तभी कुछ आती है, तभी कोई पुलिस वगैरह आती है, वरना तो कोई आएगी नहीं। है तो उस तरह से अगर इनडायरेक्टली देखें तो आज भी है वैसा नियम, पर ऐसे खुला खुला नहीं है। तो वो परिवार सशक्तिकरण के लिए बोल रहे हैं, माने परिवार के जितने भी फैसले हैं वो परिवार के अंतर्गत ही लिए जाएं। माने मुखिया, उसका मुखिया फैसला ले, या अगर मुखिया की बात वहाँ सारे फैमिली के जो मेंबर हैं सारे उनको ठीक नहीं लग रही है तो फिर वो सारे अपनी बात रखें, और अगर वो मुखिया उनकी सबकी बात नहीं मानता है तो फिर वो दूसरा मुखिया अपना निर्धारित कर सकते हैं। तो माने गांव इसका जो घर का मुखिया है उसकी नियुक्ति घर के सभी सदस्य मिलकर करेंगे, वोट देके। तो जैसे अगर घर में 10 सदस्य हैं तो उसमें से 5 से ज़्यादा वोट जिसके हिस्से में जाएगा वो जो है मुखिया बन जाएगा, माने जो भी अपने आप को मुखिया के तौर पे उसमें पेश करेंगे घर में। इस तरह से मुखिया का वो वहाँ पे चुनाव है। तो माने घर में भी जो है इस तरह से उन्होंने किया है कि घर की जितनी भी संपत्ति वगैरह है वो सब परिवार के में बराबर का हिस्सा है। अगर कभी भी कोई व्यक्ति परिवार से अलग होता है किन्हीं भी कारणों से तो उसको हिस्सा देके और अलग कर दिया जाएगा जब भी वो होना चाहे अलग। तो इस तरह के परिवार सशक्तिकरण की वो बात करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक कॉमन सिविल कोड का एक विंग बनाया अपने यहाँ पे, और परिवार सशक्तिकरण का भी एक अलग से विंग बनाया है अपने
अपनी व्यवस्था में, जो उन्होंने 3-4 विंग बनाए हैं, है ना। तो कि भाई परिवार सशक्तिकरण के लिए वो लोग सोचें समझें और इसकी बातों को लोगों तक लेके जाएं, और कॉमन सिविल कोड की बातों को सोचें समझें, और जो इनको समझ रहे हैं वो और बाहर दूसरे लोगों तक इनकी बात को प्रचारित करें। इस तरह के इन्होंने विंग बना रखे हैं। फिर आगे ये बोलते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है वो गलत है। वो किस आधार पे गलत है? कि यही कि भाई महिला और पुरुष बराबर होने चाहिए। महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब है? कि महिला को ज़्यादा सशक्त करें पुरुष की तुलना में। जबकि आज जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो वो इसी परिप्रेक्ष्य में होती है कि वो कमज़ोर है और भाई उसे पुरुष के समान लाया जाए, अर्थ उसका वही रहता है। लेकिन अब ये सेंटेंस तो गलत है, क्योंकि सेंटेंस आज के परिप्रेक्ष्य में है कि कोई चीज़ कमज़ोर है तो भाई उसको सशक्त करो। लेकिन कहाँ तक सशक्त करोगे? जहाँ तक पुरुष है, तो पुरुष को बराबर करने की बात होती है इनडायरेक्टली। पर उनकी ये भी बात ठीक है कि पुरुष के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड का उनके शब्दों में ऐसा होना चाहिए। हालांकि इसमें आगे जाके हम देखेंगे कि एक विरोधाभास आएगा आगे जाके, उसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर बाद में कह रहे हैं वो कि भाई समाधान जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई समाधान सैद्धांतिक भी है कि नहीं है, माने किसी सिद्धांत पर उतरता है कि नहीं उतरता है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि वो व्यवहारिक है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि बजरंग मुनि जी जो हैं वो सैद्धांतिक तौर पर अपने आप को कमज़ोर देखते हैं। मतलब वो कोई ऐसा सिद्धांत नहीं खोज पाए जो व्यवहारिक भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि माने वो कह रहे हैं कि भाई हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखना है, सैद्धांतिक होता हो तो हो, नहीं होता हो तो नहीं हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको सिद्धांत ही नहीं मालूम है तो किस सिद्धांत पर महिला और पुरुष को एक करोगे? किस सिद्धांत पर परिवार को सशक्तिकरण करोगे? किस सिद्धांत पर कोई भी नियम बनाओगे? हर जगह प्रैक्टिकल आप अगर पहले देखोगे तो ये शुरू कैसे होगा? माने क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, क्या चीज़ नहीं है? प्रैक्टिकल तो बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल तो जितने भी सारे अपराध होते हैं वो भी सब प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना। वो भी तो केवल प्रैक्टिकल के आधार पर तो किन्हीं चीज़ों को सही और गलत नहीं मान सकते। तो इसका कोई ना कोई सिद्धांत तो निकालना चाहिए। हाँ, सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि वो व्यवहारिक हो सके, वाला सिद्धांत नहीं होना चाहिए। वो ठीक है अगर उनका ऐसा मतलब है, पर उनका ऐसा मतलब लगा नहीं। चूँकि वो जब उनका प्रोग्राम ऋषिकेश में हुआ था तो मैंने देखा कि कई जगह उस सिद्धांतों को साइड में रखते हुए नजर आए थे या उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे जी। तो ये बात है। तो समाधान का प्रैक्टिकल होना लाजमी है, होना चाहिए, मगर पहले सैद्धांतिक पक्ष स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि चर्चा तो पहले सैद्धांतिक पक्ष पर होगी ना। अगर सैद्धांतिक पक्ष ठीक है तो फिर देखा जाएगा कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर से उसकी जांच पड़ताल होगी और सही सिद्धांत ढूंढा जाएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो फिर सैद्धांतिक भी कैसे ठीक होगा? फिर तो ज़रूर कोई गलत सिद्धांत निकाल लिया है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन बजरंग मुनि जी ऐसा करके नहीं देख रहे हैं। तो ये भी हम ध्यान रखें कि वो जो जिस तरह के चिंतक हैं, तो हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि वो किस तरह के चिंतक हैं। तो वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सिद्धांत पर नहीं। तो ये चीज़। अच्छा, फिर मुसलमानों की बात आई तो मुसलमानों की चर्चा जब उठी तो उनको मुसलमान जो हैं वो एक प्रॉब्लम उनको समझ में आता है कि मुसलमान एक समस्या हैं, और इससे मैं भी कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि कुरान जिस तरह की चीज़ हो गई है और वो दूसरे किसी को जगह नहीं देती, जबकि कुरान सही है गलत है इस बात के लिए भी जगह नहीं देती कि उस पर चर्चा भी हो सके, है ना। अगर वो सही होती फिर किसी को जगह नहीं देती, तब एक बार को बात समझ में आती है। लेकिन अगर कुरान में ही बहुत सारी गलतियां हों तो फिर क्या? अब कुरान जो है वो
चर्चा के बाहर है इनके लिए, उस पर ये चर्चा ही नहीं कर सकते, उसको मानना इनका पहला और आखिरी धर्म है। तो अब ये परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि अब या तो इनका समाप्ति होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इस तरह का इनका जो क्या बोलें, इस तरह की इनकी इमेज बन गई है, इस तरह का इनका एक व्यक्तित्व निकल के आया है। और वो इनके कुरान में साफ भी लिखा है कि ये अपने धर्म के अलावा किसी और को कोई स्पेस नहीं देते, मतलब एक तरह से व्यक्ति को कोई स्पेस नहीं देते, खुद को भी स्पेस नहीं देते, खुद से भी पहले ये कुरान को रखते हैं, धर्म को रखते हैं। जबकि बाकी जितने भी सारे धर्म हैं वहाँ इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, समस्या वहाँ पर भी है पर ऐसी नहीं है कि वो दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएं, दूसरे को बिल्कुल दबाने पर या शोषण करने पर उतारू हो जाएं। वो ये कुरान में बहुत बड़ी समस्या है, तो ये आती है। और ये बात भी सही है कि कोई अगर गलत चीज़ है और वो एक हद से पार हो जाए तो या तो उसे समाप्त होना पड़ता है या तो उसे बदलना पड़ता है, यही दो रास्ते बचते हैं। तो वो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब या तो इन्हें बदलना पड़ेगा, माने अपने कुरान पर और अपने जीवन के ढंग ढर्रे पर इन्हें पुनर्विचार करना पड़ेगा, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर नहीं तैयार होते हैं तो फिर दूसरा तो कोई उपाय नहीं है ना, क्योंकि फिर तो आपस में युद्ध ही उपाय है और युद्ध में तो एक मरेगा एक तो जिएगा। तो अब दूसरी ईसाईयत, हिंदू और दूसरे बहुत सारे धर्म हैं, उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है, तो उस आधार से भी देखा जाए और विज्ञान टेक्नोलॉजी भी दूसरे लोगों के पास ही ज़्यादा है, तो अब इनका कोई भविष्य मुझे तो नहीं दिखता और वो बजरंग मुनि जी को भी नहीं दिखता। तो ये बात है। फिर उन्होंने मोदी जी में इस प्रकार का विश्वास दिखाया कि भाई वो मुसलमानों को वो कंट्रोल कर लेंगे, वो देख लेंगे उन्हें, तो इन्हें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इस समस्या के बारे में अब इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मोदी जी हैं, तो ये दूसरे विषयों पर ध्यान देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ये बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वैज्ञानिक हिंदू व्यवस्था लाने की ज़रूरत है। अब ये मुझे भी समझ नहीं आया कि हिंदू वाली जो व्यवस्था है, वैसे वो यहाँ हिंदू वाली जब ऋषिकेश में इनके साथ चर्चा में थे हम लोग, जब इन्होंने ज्ञान यज्ञ का प्रोग्राम रखा था 15 दिन का, तो वहाँ ये वेदों की बहुत सारी बातों से सहमत होते हुए नजर आए थे। हालांकि सारी बातों से सहमत नहीं है, पर फिर भी काफ़ी सारी बातों से सहमत हैं वेदों की, और वो इन्हें वैज्ञानिक लगती हैं या वो इन्हें सही लगती हैं। जबकि मुझे अगर वेदों में व्यवस्था संबंधी कुछ देखें तो वहाँ तो राज व्यवस्था की बात है, तो वहाँ तो मुझे कोई भी व्यवस्था ऐसी ढंग से लगी नहीं कि वहाँ से कुछ हम कॉपी कर लें या वहाँ से कुछ कोई हिस्सा भी रख लें, ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं जितना मैंने अध्ययन किया। तो अब वो तो डिबेटेबल है, वो तो चर्चा के योग्य है, और आगे भविष्य में कभी वेदों के जानकार लोग आएंगे तो इस पर चर्चा होगी, तो देखेंगे उसको। दूसरा, फिर इन्होंने कुछ एक नई परिभाषाएं अपनी तरफ से की हैं, जैसे कि आज की व्यवस्था में आपराधिक और अनैतिक और ये सब उन्होंने उदाहरण भी रखा कि भाई क्या सब लोग अपराधी हैं, तो नहीं, जज वगैरह वो सब बोलेंगे कि नहीं सारे अपराधी नहीं हैं, सारे तो क्रिमिनल नहीं हैं। तो आज के उसमें क्रिमिनल में और उसमें कोई बहुत स्पष्ट व्याख्या नहीं है थोड़ी थोड़ी सी, पर वो बहुत उलझाऊ टाइप की है, बहुत क्लियर नहीं है। जजों को अपने विवेक से ही उसका संज्ञान ज़्यादा लेना पड़ता है, तो ये समस्या है आज के संविधान में। फिर संविधान की परिभाषा उन्होंने इसमें बताई नहीं, आगे कहीं बताएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। पर संविधान की परिभाषा जो वो बता रहे हैं वो तो नहीं होती। संविधान तो सीधा सीधा सा होता है कि भाई एक ऐसा विधान या एक ऐसी किताब विधानों की जो सबके लिए उनके हिसाब से हो सके। मतलब जो व्यक्ति 2 रोटी खाता है उसे 2 रोटी मिल जाए, जो 20 रोटी खाता है उसे 20 मिल जाए, जो 40 रोटी खाता है उसे 40 मिल जाए, या जिसे जो सुख सुविधा चाहिए उसे वो मिल जाए, जिसे जो सुख सुविधा चाहिए वो मिल जाए। मैं जो बता रहा हूँ कि
संविधान इस प्रकार का होना चाहिए कि हर आदमी अपनी जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है वो वैसी ज़िंदगी जी पाए, है ना, पॉजिटिव वाली, वो नेगेटिव वाली नहीं, मतलब जिसमें किसी दूसरे को कोई समस्या ना खड़ी होती हो, इस तरह की ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो कई बार लोग ले जाते हैं अच्छा मनचाही, नहीं मनचाही नहीं है, इसका एक फ्रेम है, जब आप संपूर्ण समाधान पढ़ेंगे तो वहाँ इसका एक फ्रेम दिया हुआ है। लेकिन सिंपली देखेंगे तो वो आदमी वैसा ज़िंदगी जीना चाहता ही है, तो व्यक्तिगत रूप के लिए तो सुखी जीवन जीना चाहता है ना, तो उससे संबंध है यहाँ पे। तो एक ऐसा विधान जो हर व्यक्ति को उसकी 100% सुखी संपन्न ज़िंदगी जीने के लिए जो भी कानून, जो भी सब चीज़ हों वो इस प्रकार के हों, तो उसे हम संविधान बोलेंगे। संविधान का मतलब एक सही विधान हर व्यक्ति के हिसाब से हो। वो अपनी परिभाषा आगे कभी देंगे तो उसको हम लोग देखेंगे और फिर उस बारे पे आगे समीक्षा होगी। इस वाले वीडियो में तो उन्होंने नहीं दी। फिर उन्होंने एक परिवार की बताई, उन्होंने एक अपने परिवार की एक परिभाषा भी बताई और एक उसका यहाँ पे एक वो भी रखने का प्रयास किया कि भाई खाचा क्या होगा उसका, खाका। तो उन्होंने जैसा उन्होंने अपने घर में भी किया इसका प्रैक्टिकल कि भाई घर में जितने भी लोग हैं तो जो भी वहाँ संपत्ति होगी, चलाचल संपत्ति, वो सबकी बराबर होगी। उसके उन्होंने उदाहरण भी दिए कि अब एक भाई के 4 बच्चे हैं, एक का एक बच्चा है, तो आज की संपत्ति के हिसाब से तो इसके 2 भाग होंगे, फिर एक जगह 4 होंगे और एक जगह 1 ही रह जाएगा। आज के कानून के हिसाब से तो ऐसा होता है। जबकि वो जब तक जॉइंट रह रहे हैं तो उधर 4 लोग काम कर रहे हैं और इधर एक ही आदमी काम कर रहा है। तो संपत्ति में तो एक्चुअल में सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए, अगर फैमिली बेस पर से सोचा जाए, परिवार बेस पर। ये बात उनकी सही है, लेकिन अब ये बात आगे जाके कहाँ गलत हो जाती है उसको भी देखिएगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो सही है मगर आगे जाके ये बात गलत हो जाती है जब समाज के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि घर में मुखिया की चलेगी, मतलब जो भी कोई एक मुखिया होगा जो कि घर के लोग ही मिलकर उसे तय करेंगे, तो जब तक वो मुखिया बदला नहीं जाता या सारे लोग, आधे से अधिक लोग मुखिया की किसी बात का विरोध नहीं करते, तो तब तक मुखिया की ही बात माननी पड़ेगी और उसी का आदेश का पालन करना होगा, वो चाहे आप जो भी मर्जी हो। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत आती है कि उन्होंने लोगों का कुछ हिसाब किताब देखा नहीं कि भाई लोगों का व्यक्तित्व आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि परिवार में ये झंझट होगा कि अगर मैच नहीं कर रहा है और मुखिया को कोई व्यक्ति समझ नहीं आ रहा है तो वो उसको ये बोलेगा भाई इससे अलग हो जाओ। अब वो एक आदमी अलग तो हो जाएगा, अब किसके यहाँ जाके जुड़ेगा, फिर उसका कोई खाका नहीं है वहाँ पे। जैसे संपूर्ण समाधान व्यवस्था में इसका पूरा खाका है। कैसे खाका है कि वहाँ पे सब कुछ सामाजिक है, वहाँ व्यक्तिगत संपत्ति है ही नहीं है। तो आप कहीं से हटो, कहीं रहो, किसी भी परिवार में जाओ, उसका पूरा खांचा भी है, उसका वो पूरा आप ढूंढ भी सकते हो वहाँ पे, और उसका एक सॉफ्टवेयर भी है उस तरह का। तो इनके यहाँ वैसा प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई व्यक्तिगत संपत्ति जो है, अब यहाँ पे सवाल उठता है जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि पारिवारिक संपत्ति होने में भी तो एक समस्या है ना, कि मान लीजिए एक परिवार की संपत्ति ज़्यादा है और एक दूसरे परिवार की संपत्ति कम है, तो अब उसके यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे जिनकी संपत्ति कम है उनको तो कम मिलेगा, और जिनके यहाँ संपत्ति ज़्यादा है उनके बच्चों को तो ज़्यादा मिलेगा। तो क्या ये अन्याय नहीं हो जाएगा? क्योंकि पैदा तो वहाँ भी बच्चे हो रहे हैं, पैदा तो यहाँ भी बच्चे हो रहे हैं। तो उनको केवल इस आधार पे, क्योंकि वो यहाँ ऐसे अमीर माता पिता के यहाँ घर में पैदा हुए तो अमीर हो जाएंगे, उनको सारी सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, और कोई गरीब घर में पैदा होगा तो वहाँ सुख सुविधाएं कम मिलेंगी, और या मिलेंगी ही नहीं अगर वहाँ रोज़गार भी नहीं है उनके माता पिता के पास में। तो ये जो अन्याय होगा, इस अन्याय का वो कैसे करेंगे? अगर परिवार का सशक्तिकरण करेंगे, अगर ये सारे निर्णय इस तरह के परिवार के हाथ में होंगे तो, या परिवार के मुखिया के हाथ में होंगे तो ये जो अनियमितता है, ये जो असमानता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करेगी समाज में। जैसे अभी व्यक्तिगत संपत्ति पर दिक्कत खड़ी होती है, जैसे उन्होंने कहा कि एक आदमी लॉटरी लेकर आया, तो आज के हिसाब से जिसने लॉटरी खरीदी है तो लॉटरी का इनाम उस व्यक्ति की संपत्ति माना जाएगा आज के नियम के हिसाब से, और ये समस्या ही है ना।
क्योंकि घर में जब संपत्ति पूरे परिवार की है तो वो उसमें से कुछ पैसे से लॉटरी लेकर आया तो उसका इनाम जो निकलेगा वो भी पूरे परिवार का ही होना चाहिए उस दृष्टि में। तो वो इतनी सी दृष्टि रख रहे हैं। इसको थोड़ा और बढ़ाएं तो भाई सारा संसाधन तो समाज का ही है ना। तो आप जो भी लॉटरी सॉटरी जो भी कर रहे हो तो समाज के संसाधन से कर रहे हैं। देने वाला भी लॉटरी समाज ही है, कहीं को एक व्यवस्था है। तो फिर ये सारा तो सारे समाज का होना चाहिए, परिवार का भी क्यों होना चाहिए? क्योंकि परिवार का होने में भी तो वही दिक्कत खड़ी होगी जो व्यक्तिगत में होने में खड़ी हो रही थी। तो केवल एक लेवल पर सॉर्ट आउट क्यों किया जाए, कंप्लीट सॉर्ट आउट क्यों ना किया जाए? तो जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है वो सारे को सॉर्ट आउट कर रही है। वो कह रही है कि कोई संपत्ति व्यक्तिगत या पारिवारिक होगी नहीं, संपत्ति सारी सब सामाजिक होगी। आपको जब जो प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए आप मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि वैसे भी आदमी को तो प्रोडक्ट और सर्विसेज से लेना देना होता है, संपत्ति से क्या लेना देना, किसी के भी नाम पड़ी रहे। और ऐसा होने से स्त्री और पुरुष भी एक समान हो जाएंगे और परिवार के अंदर भी किसी एक को मुखिया की सुननी नहीं पड़ेगी, दूसरे की नहीं सुननी पड़ेगी। यहाँ मैचिंग के हिसाब से परिवार बना सकेंगे। क्योंकि अभी तो दिक्कत होगी, अभी तो ये दिक्कत होगी कि भाई साहब अच्छा अगर परिवार में 10 लोग हैं और एक आदमी अलग अलग होना चाह रहा है तो अब जो चल अचल संपत्ति है उसका किस तरह से वैल्यूएशन होगा, क्या होगा, और फिर इसके हिस्से में क्या आएगी। वो वैल्यूएशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि अचल संपत्ति का तो कोई बहुत सटीक होता नहीं है कि भाई कोई कहीं ज़मीन है कुछ है तो उसका एक्चुअल में क्या वैल्यू है। कैसे इस बात का निर्धारण किया जा सकता है जब तक कि वो बिके ना। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरा कि इससे उस आदमी के ऊपर प्रेशर रहता है कि अच्छा ठीक है मैं इस परिवार से तो हट जाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा, अकेला कैसे रहूँगा, अकेले मेरी ज़िंदगी कैसे रहेगी, ये प्रेशर होते हैं। तो संपूर्ण समाधान में ये वाले प्रेशर भी नहीं है। आप छोड़ने के पहले आप परिवार ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन है वहाँ पे, बस एक आप ऑर्डर डालेंगे और आपको जैसा परिवार चाहिए वैसा मिल जाएगा और यहाँ से हट के फिर वहाँ जाइए, अकेले रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस तरह की ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात है। अब ये कॉमन सिविल कोड पे आ जाइए, जो मैं पहले आपको बता रहा था कि कॉमन सिविल कोड ये व्यक्तिगत तो चाह रहे हैं, माने स्त्री और पुरुष में तो चाह रहे हैं, मगर इसको सामाजिक लेवल पर नहीं चाह रहे। परिवार की शक्तियां जो हैं ये पारिवारिक मुखिया पर चाह रहे हैं। तो ये तो फिर वही दिक्कत होगी ना, जो समाज में एक मुखिया है और उसको सारी शक्ति जिसमें केंद्रित है। अब चूंकि इतने सारे लोग या तो हर बात पे खड़े हों, बार बार विरोध करें उसका, या तो परिवार में 10 में से 5-6 लोग हर बात का विरोध करें। अब किसी एक आदमी को कोई समस्या हो रही है, एक आदमी को, 2 आदमी को, अब बाकी को समझ में नहीं आ रही, तो अब वो तो 2 ही लोग विरोध करेंगे और 2 लोगों के विरोध करने से जो मुखिया है वो तो मानेगा नहीं। तो अब उनके पास 2 ही उपाय बचेंगे, या तो वो पूरा घर छोड़ जाएं और या तो फिर अपनी इच्छाओं को दबाएं या मुखिया के हिसाब से चलें, है ना। इस तरह की समस्याएं आएंगी। इनका समाधान इनके पास नहीं है। उसका समाधान संपूर्ण समाधान में है कि भाई साहब कोई पारिवारिक व्यक्तिगत कोई संपत्ति है ही नहीं है। जब कभी अलग हटा हो, जब कभी आओ, कोई झंझट ही नहीं उस तरह का। फिर अब बाद में ये कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर समाज को होना चाहिए, है ना। अब ये बात ये सही बोल रहे हैं कि भाई सरकार ही तो नियम बना रही है और सरकार ही उसको चला रही है। तो अब ये 2 जो शक्ति हैं सरकार के पास में, इसके होने से उसके निरंकुश होने का पूरा एक संभावना बनी रहती है और थोड़ी बहुत हर एक जो सरकार है वो निरंकुश हो जाती है, क्योंकि नियम भी उन्हीं को बनाने और चलाना भी उन्हीं को उस हिसाब से है। तो जनता के हाथ में एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक कुछ नहीं बचता। अब सरकार 5 साल तक व्यक्ति जो है अब झूलते रहो। तो जो पूरा का पूरा जो एक सरकारी ढांचा है या सामाजिक ढांचा है वो समाज के अंतर्गत होना चाहिए। तो जैसा संपूर्ण समाधान में भी समाज के अंतर्गत, और वहाँ इस तरह से है
कि अनपढ़ आदमी भी, ना समझ आदमी भी, कम समझ आदमी भी वो उसका उपयोग करता रह सकता है। लेकिन इनकी व्यवस्था में उस तरह का नहीं है। इनकी व्यवस्था में मुखियाओं के द्वारा है ना। जैसे एक घर में एक मुखिया हो गया, तो गांव में ऐसे मान लिया जैसे 100 या 200 मुखिया हो गए या 500 मुखिया हो गए। तो अब मुखियाओं तो हर गांव से एक दो वो लोक समाज के लिए वो लोग चुनेंगे और वो एक लोक समाज बनेगा। जैसे अभी एक लोक सभा बनती है वैसा एक लोक समाज बनेगा, वही 500-700 लोगों का, और वो संविधान की देखभाल करेगा या संविधान में नियमों को बनाएगा या हटाएगा या बिगाड़ेगा। अभी जो लोकसभा है वो केवल उसके हिसाब से चलाएगी। इनके यहाँ ऐसा प्रावधान ये बता रहे हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि 500 लोग वो हो गए, 500 लोग और साथ ही साथ, ताकि वो 500, लेकिन ये 500 और वो 500 तो आपस में मिल ही सकते हैं, जैसे पार्टियां मिलती हैं। भाई वही पार्टी सरकार में होगी, उसी पार्टी की सत्ता जो है वो इसमें आ जाएगी, लोक समाज में। तो अब ये बोलते तो हैं कि प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए, लेकिन वहाँ ये देख नहीं रहे कि वो जो लोग होंगे वो अपना ग्रुप बना लेंगे, तो क्या करेंगे ये उसका अघोषित ग्रुप बना लेंगे। अगर आप उसमें ऐसा कुछ प्रावधान भी लिखोगे कि लोक समाज के जो लोग हैं वो कोई ग्रुप नहीं बना सकते, अघोषित रूप से बना लेंगे, तब क्या करोगे? तो इसका संपूर्ण समाधान में बड़ा स्पष्ट सा है कि वहाँ 24 घंटे हर व्यक्ति के पास सत्ता की पावर रहेगी, 24 घंटे हमेशा। उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ना लोकसभा के रूप में होगा ना लोक समाज के रूप में होगा। 100% लोकतंत्र, 100% लोक स्वराज। क्योंकि ये जिस लोक स्वराज की बात कर रहे हैं वो प्रतिनिधियों के द्वारा है। जैसे आज प्रतिनिधियों के द्वारा है, उसमें थोड़े से और प्रतिनिधि बढ़ा के, माने एक विंग और बना के। अभी लोकसभा राज्यसभा है और विधानसभा है, फिर एक समाज सभा बना के। तो कुछ तो फर्क पड़ेगा उससे, लेकिन एक कदम आगे जाके बात अटक जाएगी। तो फिर अब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि इसमें जैसे कहीं कहीं आवाज़ जो है वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो जैसे सरकारी कार्य हैं, जैसे कि रेल विभाग है या और दूसरे विभाग हैं, ऐसे जो जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, माने डीटीसी हो गया, है ना, जैसे बसों का है या इनका है, तो ये इसको जो है वो केंद्र जो सभा ये बनाएंगे, जो इनकी समाज सभा होगी लोकसभा जैसी, और वो इन सारी चीज़ों को चलाएगी। लोकसभा वाले नहीं चलाएंगे, वो केवल मुद्दा देखेंगे सुरक्षा वाला, माने देश की सुरक्षा का और गृह की सुरक्षा का। मतलब पुलिस और आर्मी उनके पास रहेगी, बस वो उनका मुद्दा रहेगा। बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो इनकी जो केंद्र सभा बनेगी या जो इनकी समाज सभा बनेगी वो उनको चलाएगी। तो कुल मिला के ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे एक विंग और बढ़ा दे रहे हैं समाज की तरफ से। हालांकि ये अभी भी जो है ये भी समाज की तरफ से ही है, समाज ही इनको चुन रहा है, उनको भी समाज ही चुनेगा, तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से एक ही बात है। वो ऐसे हो गया कि एक पद के लिए आपको अभी एक आदमी चुनते हो, तब 2 आदमी चुनोगे, कि एक समाज के लिए समाज वाले पद पे और एक लोकसभा वाले पद पे। लेकिन ताकत तो उन्हीं के पास रहेगी, जनता के पास ताकत नहीं आएगी, सीधे इनडायरेक्टली होगी। तो इनडायरेक्टली जैसे आज भी है, लेकिन संपूर्ण समाधान में डायरेक्टली सत्ता की पावर हमेशा लोगों के पास है, 24 घंटे। तो अब फिर एक और इन्होंने विरोधाभास का कहा। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई ये जो आप बात बता रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े से लोगों को बात बता रहे हैं, बहुत सारे और आइडिया वाले हैं, वो थोड़े थोड़े लोगों को बात बता रहे हैं। जैसे हम लोग भी संपूर्ण समाधान की बात बता रहे हैं, ये भी एक समाधान की बात बता रहे हैं, ओरोवेल वाले भी समाधान की बात बता रहे हैं, एक आनंदी मार्ग वाले हैं वो भी समाधान की बात बता रहे हैं, एक मध्यस्थ दर्शन के हैं उनके पास भी एक समाधान है। ऐसे छोटे बड़े
10-12 समाधान भारत में हैं और पूरी दुनिया में देखें तो 20-25 समाधान पूरी दुनिया में थोड़े बहुत अंतर से घूम रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई ये सब ने थोड़े थोड़े लोगों को पकड़ा हुआ है, अब थोड़े थोड़े लोगों को पकड़ेंगे तो कोई बड़ा चेंज तो कभी आएगा नहीं ना। ये तो जो अभी पूंजीवाद है ये तो चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बदलने के लिए तो कम से कम 50% से ज़्यादा लोग किसी एक आइडिया के मत में होने चाहिए लोग, तभी संभव है ना। इसके पहले तो कैसे संभव होगा। तो किसी ने 2% लोगों को पकड़ा हुआ है, किसी ने 1% लोगों को पकड़ा हुआ है, किसी ने आधा %, किसी ने 5%। इससे तो कभी कोई भी व्यवस्था परिवर्तन हो ही नहीं सकती ना। इससे तो ये पूंजीवाद ही चलता रहेगा और वो वहाँ हर साल 1-2-4 नियम बदलते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो कोई विचार प्रैक्टिकल बने, व्यवस्था में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि सारे लोग मिलके या आधे से ज़्यादा लोग मिलके किसी एक विचार पर सहमत हों। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये जो 15-20 लोग हैं जो इन 15-20 तरह के आइडिया को अलग अलग चला रहे हैं, ये क्यों नहीं एक साथ बैठ के और इस बात को फाइनल करते समाज के बीच में ही कि भाई इनमें से कौन सा आइडिया सबसे बेहतर है। अब जो आइडिया सबसे बेहतर हो फिर उसको लेके सारे एक साथ होके चलें, तब ना ये परिवर्तन होगा। नहीं तो ये सैकड़ों सालों से ऐसे करके लगे हुए। जैसे आर्य समाज तो अंग्रेज़ों से ये जो 1947 में आज़ाद हुआ था उसके भी पहले से लगा हुआ है, उसके भी पहले से। अब वो आज तक नहीं आ सका, क्योंकि कैसे आएगा। कोई 1-2% लोगों को आप पकड़े रहोगे, उससे कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा ना। ऑरोविल 1950 से लगे हुए हैं, आनंदी मार्ग भी 1950-60 से लगे हुए हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो उसको आपने देखा ही कि कैसे वो इग्नोर मार गए। नहीं, सब अपनी बात समाज में रखें, जिसकी बात में दम होगा समाज उसकी तरफ चला जाएगा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि समाज समझदार है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि समाज समझदार नहीं है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को कह रहे हैं कि शराफत छोड़ो और समझदार बनो, और उनके लिए ज्ञान यज्ञ भी वो चला रहे हैं। मतलब उसमें लोगों को समझदार बन सकें, उसकी वो प्रैक्टिस, उसका वो अभ्यास करवाते हैं। अब ये एक विरोधाभास देखो, और ये प्रैक्टिकल विरोधाभास है उनका, कि एक तरफ कह रहे हैं कि लोग इतने समझदार हैं कि वो 15-20 में से जो सबसे अधिक सही आइडिया है, जो सबसे अधिक सही व्यवस्था है, उसे लोग चुन लेंगे। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि आप समझदार नहीं हो, यहाँ आओ ज्ञान यज्ञ में और अपनी समझदारी बढ़ाओ, शराफत छोड़ो और समझदारी बढ़ाओ। अब ये दोनों बात आपस में विरोधाभास है कि नहीं है। इसका मतलब ये जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए तो नहीं है। अभी जो ये नासमझ वाले लोग हैं, कौन नासमझ वाले लोग, कि एक तो वो लोग, उन्होंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तो वो लोग जो बुद्धि से चलते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए ही किसी आइडिया से जुड़ते हैं, और एक वो लोग जो भाव से चलते हैं, हृदय से चलते हैं। अब वो जिसके साथ जुड़ गए सो जुड़ गए, उनको सही और गलत से कोई मतलब नहीं। ऐसे 2 प्रकार के लोग इन्होंने बताए। तो अब इसमें बताओ, दोनों प्रकार के लोग, एक कम समझदार है जो अपने स्वार्थ के लिए ही कहीं भी जुड़ता है, और एक समझदारी नहीं है, वो बस भावुक है, किसी के साथ भी जुड़ जाता है। तो फिर कैसे कोई एक आइडिया ये पुरानी व्यवस्था को रिप्लेस कर सकता है, कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो एक तरफ ये लोगों को नासमझ मान रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा कि भाई अच्छा चलो लोग तो ना समझ हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं, जितने लोग आइडिया दे रहे हैं वो तो समझदार हैं, समाज में कोई 2-4% लोग तो समझदार होंगे। तो उनके बीच में बैठ के आप पहले ये क्यों नहीं तय करते हो कि आपका आइडिया कुछ सही भी है कि नहीं? आप अपने आइडिया की समीक्षा से क्यों भागते हो? जैसे मैंने इनके आइडिया की एक समीक्षा दी थी जब ऋषिकेश में हुआ था, तो मैंने इनको लिख के वहाँ पे इनको दिया था कि देखो ये आपके आइडिया में ये समस्या है। तो इन्होंने लोगों के सामने तो बोल दिया कि प्रोग्राम के बाद में बात करेंगे समय निकाल के, लेकिन उसके बाद ये बीमार पड़ गए और वहाँ बात नहीं हो पाई। और फिर बाद में भी मैंने इनको कई बार रिमाइंड कराया कि भाई हमारी चर्चा एक ड्यू है। तो फिर कभी वो दिल्ली आए कई बार, लेकिन चर्चा के लिए उन्होंने कभी हाँ नहीं किया। वहाँ पे एक ऋषि जी भी हैं,
उन्होंने भी इनको चर्चा के लिए कई बार मेरे साथ बोला, लेकिन कभी इन्होंने हाँ नहीं किया, तो कभी चर्चा नहीं हो पाई, ओपन मंच पर भी नहीं आ पाए। मतलब ये किसी और के मंच पर चर्चा करने जाते ही नहीं, किसी और को अपने मंच पर अपने आइडिया पर चर्चा करने बुलाते नहीं। वहाँ ऋषिकेश में भी जो बुलाए थे इसलिए कि बस चर्चा करो, ज्ञान यज्ञ करो, समझदारी बढ़ाओ, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। बताओ, अब भाई जब कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है तो चर्चा करने का मतलब क्या बचा फिर? तो वो चर्चा से, समीक्षा से भागते हैं, खुद अपनी से ही नहीं भागते, दूसरों की भी करने से भागते हैं कि दूसरों के आइडिया की भी समीक्षा करके बताएं, उससे भी भागते हैं। जनता को बोलते हैं उनका भी सुनाओ और हमारा भी सुन लो और जिसका ठीक लगे उस पर चले जाओ। निर्णय उन पर छोड़ रहे हैं जिन्हें वो ना समझ रहे हैं, जिनसे कह रहे हैं कि भैया आप ज्ञान यज्ञ में आओ और अपनी समझदारी बढ़ाओ, अभी आप समझदार हो नहीं। तो इसका मतलब वो जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो किसी सो कॉल्ड समझदार आदमी के लिए व्यवस्था की बात कर रहे हैं, है ना, कि कोई समझदार आदमी होगा उसके लिए इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अभी आदमी जैसा है उसके लिए व्यवस्था की बात नहीं कर रहे। लेकिन संपूर्ण समाधान जो व्यवस्था है वो उस आदमी के लिए है कि वो जैसा है, बाई बर्थ जैसा है, उसके लिए, और पूरे जीवन वो जैसा जैसा रहेगा वैसे वैसे आदमी के लिए ये व्यवस्था है जो संपूर्ण समाधान लिखी है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था बिल्कुल नहीं बोलती कि भाई आप क्या हो जाओ तब आपको सही आदमी माना जाएगा ना। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में जन्म से ही आप पूरे जीवन सही ही हैं, बस व्यवस्था खराब थी इसलिए कहीं कहीं आप गलत आचरण व्यवहार करते नजर आते हो। वो इसलिए नहीं कि आप खराब हो, बल्कि इसलिए कि व्यवस्था खराब है, और उस खराब व्यवस्था में आपको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को दुखों से बचाने के लिए, अपने कुछ सुख बढ़ाने के लिए वैसा जो टेढ़ा मेढ़ा जो गलत व्यवहार करते हुए आप नज़र आते हो, उसकी वजह खराब व्यवस्था है, ना कि आपका खराब पना। तो ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था कह रही है, और संपूर्ण समाधान व्यवस्था अपनी समीक्षा करने के लिए भी लोगों को बुला रही है और दूसरे लोगों की आइडियोलॉजी की भी समीक्षा खुद कर रही है। तो हम लोग दूसरों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि जो व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं उसकी समीक्षा करो, हमारे मंच पे आके करो। हम लोगों ने ओपन मंच खोला हुआ है, दूसरे ना तो ओपन मंच खोल रहे, माने ना तो वो अपनी व्यवस्था की समीक्षा के लिए इनवाइट कर रहे दूसरे लोगों को, और ना खुद दूसरे लोगों की व्यवस्था की समीक्षा करने दूसरे के वहाँ जा रहे, और या अपने मंच पर भी नहीं कर रहे। तो ये जो आप देखेंगे ये सारे डिफरेंस हैं। तो इसलिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था हम लोग रख रहे हैं और साथ में कह भी रहे हैं कि इससे बेहतर जो व्यवस्था आएगी हम लोगों की समीक्षा करते हुए हम लोग उसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे। जब तक ये सबसे आगे बनी हुई है तो इसको लेके चल रहे हैं, और हर आदमी को मौका दे रहे हैं कि वो इस व्यवस्था को कहीं भी गलत सिद्ध करें, तो या तो उस गलती को हम लोग सुधारेंगे, और अगर गलती सुधरने में नहीं आती है तो व्यवस्था को साइड करेंगे, और जो कोई दूसरी बेहतर व्यवस्था होगी उसको आगे लेके चलेंगे। ये हम लोगों का वादा है। ये संपूर्ण समाधान पुस्तक में भी लिखा है, ये संपूर्ण समाधान के इतने सारे वीडियोज हैं उनमें जगह जगह कहा है, इस वीडियोज में भी मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ है। तो हम लोग नहीं कह रहे कि शराफत छोड़ो और समझदार बनो, हम कह रहे हैं कि भाई आप उतने समझदार हो ही जितने समझदारी की किसी सही व्यवस्था को ज़रूरत होती है। उतना समझदार हर बच्चा जन्म से लेके और जब तक भी उसकी उम्र है, उम्र के हिसाब से वो उतना समझदार रहता ही है। बच्चे को बड़ों की समझदारी की ज़रूरत नहीं है और बड़ों को बच्चों वाली समझदारी की ज़रूरत नहीं है। जो जिस स्तर पर है उसकी समझदारी वहाँ पर काफ़ी है। जैसे किसान वाले आदमी को वैज्ञानिक की समझदारी की ज़रूरत नहीं है, और वैज्ञानिक को किसी किसानी वाली समझदारी की ज़रूरत नहीं है। दोनों के पास अपनी अपनी समझदारी हो, और ये सारी समझदारी मिलकर ही पूरे समाज में कंप्लीट समझदारी बन जाती है। तो ये बात है। तो आशा है कि आपको इनकी समीक्षा भी हो रही है साथ साथ, और थोड़ा सा संपूर्ण समाधान से उसका क्या कंपैरिजन है वो भी हम लोग करते चल रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा
आसान हो कि भाई संपूर्ण समाधान व्यवस्था में और दूसरी जिस व्यवस्था की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं उसमें क्या थोड़े अंतर हैं, ताकि आप खुद भी समझ सकें और कभी आपसे किन्हीं लोगों की चर्चा हो तो आप उन्हें भी समझा सकें। और यहाँ ये हमारे यहाँ ओपन मंच है, आप कभी भी अपनी कोई बात कहने आ सकते हैं या हम लोगों की किसी बात की समीक्षा करने आ सकते हैं। दूसरा, ये जो मैं समीक्षा करता हूँ, अगर इसमें किसी को लगे कि मैंने कोई गलत समीक्षा की है या कुछ किया है तो वो मुझे यहाँ करेक्ट करने भी ऑनलाइन ओपन मंच पर आ सकते हैं कि भाई मैंने इस तरह की यहाँ पे गलती की या ये तर्कहीन थी या ऐसा कुछ भी समस्या थी, तो अगर वो ऐसा दिखता है तो हम लोग उसको करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। फिर मिलेंगे।